हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस मैराथन क्लास के अंदर हमने एक बार फिर से 50 प्रश्नों को शामिल किया है। तो इस क्लास के अंदर पूरे 50 प्रश्न आपको मिलेंगे जो आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो जिनका भी दिसंबर में एग्ज़ाम है या फिर आपका जनवरी में एग्ज़ाम है, आप इस पूरी क्लास को लास्ट तक अवश्य करेंगे, ठीक है। और जो भी सही जवाब हैं उनके करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बट क्लास को शुरू करने से पहले आप सबको बता दें, जो साथी टैली प्राइम कोर्स करना चाहते थे उनके लिए हमने टैली प्राइम का बैच लॉन्च कर दिया है। आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। और इस बैच में अभी जो प्राइस आपको मिलेगा वो 199 का है, यानी 199 रुपये में इस बैच को आप ले सकते हैं, जिसमें बिल्कुल आसान भाषा में हम टैली में वर्क करना सिखाएंगे विद जीएसटी। और यहाँ पर साथ ही साथ आप अगर चाहते हैं कि आपको एक सर्टिफिकेट भी मिले ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, आप चाहते हैं कि आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाए, तो वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। तो उसका रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको पे करना होता है। 3 मंथ का जो सर्टिफिकेट होगा उसका रजिस्ट्रेशन फ़ीस मात्र 350 रुपये रहेगा ओनली, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। सो समय रहते आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा और बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जिनका जनवरी में एग्ज़ाम है तो आप जनवरी का बैच ले सकते हैं। ट्रिपल सी J26 कूपन लगाएंगे तो 399 रुपये से भी कम में ये बैच आपको मिल जाएगा। और इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर जो फरवरी का बैच है ये आपको ट्रिपल सी F26 लगाएंगे तो 399 से कम में मिल जाएगा। हालांकि ये 349 में दिखा रहा होगा आपको, आप देखेंगे तो ये प्राइस जो है 349 रुपये दिखा रहा होगा, पर ये कूपन लगाते ही इससे भी थोड़ा और कम हो जाएगा। बट ये स्पेशल ऑफर लिमिटेड टाइम तक ही रहेगा। और इसमें क्लासेस आपकी कंटिन्यू हो गई हैं। सुबह 9 बजे क्लास लाइव होती है मॉर्निंग में, और एक क्लास आपकी सुबह 6 बजे रिकॉर्डेड अपलोड की जाती है, तो उसको आपको देखना है। बहुत शानदार बैच है, एकदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 1 अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे करके हम इसको अच्छे से 10 चैप्टर हैं इसके अंदर, जिसमें थ्योरेटिकल भी पढ़ेंगे और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इसमें थ्योरी साथ ही साथ जो हमारी ई बुक्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, वो भी आपको यहाँ पर दी जाएंगी, इंक्लूड रहेंगी, ठीक है। यानी इस बैच को लेने के बाद कुछ भी आपको अलग से परचेज या खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। पहला सवाल स्क्रीन पर है और इसमें पूछा है व्हाट इज यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस क्या है। आपको ये बताना है कि यूपीआई क्या है। व्हाट इज यूपीआई, कौन सा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा सही जवाब हो जाएगा, जल्दी से जवाब दो। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं भाई, सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दें ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। तो सभी को क्लास शेयर कर देना है। यूपीआई क्या है? अ डिजिटल वॉलेट है, अ पेमेंट गेटवे है, अ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम एंड एटीएम नेटवर्क। तो आप इसको क्या लिखेंगे? अ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। हम रियल टाइम में यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। इसे एनपीसीआई ने शुरू किया था। फिर पूछा है विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड दी भीम ऐप। अब आपको ये बताना है कि भीम ऐप को किस संस्था ने डेवलप किया है। भीम ऐप को किस संस्था ने डेवलप किया है, जवाब इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए। भीम ऐप को किस संस्था ने डेवलप किया है, इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसको बनाया किसने? एनपीसीआई ने बनाया है। एनपीसीआई के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। एनपीसीआई का मतलब क्या होता है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है, जिसे 2008 में शुरू किया गया। यानी खुद एनपीसीआई 2008 में बना है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। निम्न में से कौन सी डिजिटल वित्तीय सेवा नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। कौन सी डिजिटल वित्तीय सेवा नहीं है, ये आपसे पूछ रखा है। तो देखो यहाँ इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, चेकबुक। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल वित्तीय सेवा कौन सा नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेकबुक। क्योंकि यहाँ डिजिटल की बात की जा रही है और चेकबुक आपका डिजिटल नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 क्या कहता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनईएफटी। जो आपका एनईएफटी है, एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होगा? एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बताइए।
देखिए एनईएफटी और आरटीजीएस यहाँ दोनों से सवाल एग्जाम में आता है, आरटीजीएस से भी सवाल आता है और एनईएफटी से भी आता है। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर इसको बोलते हैं। ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, ये एनईएफटी का मतलब होता है। ये भी याद रखना है कि एनईएफटी से जब आप किसी को पेमेंट भेजते हैं तो इसमें आपका कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट एच आरबीआई, ठीक है। बट आरटीजीएस में अगर आप भेजते हैं तो मिनिमम 2 लाख रुपए भेजना ही पड़ेगा। अगर आरटीजीएस करते हैं तो ये मिनिमम जो ट्रांजैक्शन होगा वो 2 लाख का होगा ही होगा, उसके बाद कितना भी भेज सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, और एक बात और याद रखना है, एनईएफटी में तुरंत पैसा नहीं पहुंचता है, बट रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में पैसा तुरंत पहुंचता है। एनईएफटी में पैसा तुरंत नहीं पहुंचेगा, इसमें बैच होते हैं, 30-30 मिनट के बैच होते हैं, तो 30 मिनट के अंतराल पर यह पेमेंट आपका पहुंचता है। डिजिटल भुगतान के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? डिजिटल भुगतान के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? पेटीएम, गूगल पे, भीम या फोन पे? अब डिजिटल भुगतान के लिए भारत सरकार का जो ऐप है वो कौन सा है? भीम ऐप है। इसे भारत इंटरफेस फॉर मनी भी कहते हैं, इसका पूरा नाम भारत इंटरफेस फॉर मनी है। फिर पूछा है मोबाइल वॉलेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए मोबाइल वॉलेट आप सब जानते हैं, अनेक प्रकार के बहुत सारे वॉलेट हैं जहां पर भी पैसे रख सकते हैं उस वॉलेट में, और फिर उसके माध्यम से आप खरीदारी कर सकते हैं। किसी को पैसे भेजने हैं तो आप भेज सकते हैं, वो सारा काम कर सकते हैं। आजकल यूपीआई है तो आप सीधे डायरेक्ट अकाउंट ही लिंक कर लेते हैं और फिर ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो सीधे आपके खाते से ही कट जाता है पैसा। पर आप चाहें तो अपने अकाउंट से पहले वॉलेट में ऐड कर लो, उसके बाद भी फिर एक्सपेंस या जो भी चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो। तो मोबाइल वॉलेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू मेक फोन कॉल्स, टू स्टोर कैश फिजिकली, टू मेक डिजिटल पेमेंट्स, टू चेक बैंक बैलेंस ओनली। तो यहाँ पर क्या होगा? टू मेक डिजिटल पेमेंट्स। इसका उद्देश्य है कि आप डिजिटल पेमेंट करें, मोबाइल वॉलेट के माध्यम से आप डिजिटली विदाउट कैश पेमेंट कर सकते हैं। फिर 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग के लिए एक सुरक्षित तरीका है? ऑनलाइन बैंकिंग के लिए एक सुरक्षित तरीका कौन सा है? ऑनलाइन बैंकिंग के लिए एक सुरक्षित तरीका इसमें से कौन सा है? तो सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर दो। ठीक है, करेक्ट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग के लिए एक सुरक्षित तरीका है? यूजिंग पब्लिक वाईफाई, शेयरिंग पासवर्ड, ओटीपी ऑथेंटिकेशन, क्लिकिंग ऑन अननोन लिंक्स। तो आपका सही जवाब क्या है? कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग के लिए सुरक्षित तरीका है? ओटीपी ऑथेंटिकेशन। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सही जवाब कौन सा है? सी है। क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है? भारत, यहाँ पूछा है आपसे कि क्यूआर कोड में क्यूआर का क्या मतलब होता है, यानी कि क्यूआर का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, जो आई होप आप सब जानते हैं। इसका मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्विक रिस्पॉन्स। क्यूआर का मतलब क्विक रिस्पॉन्स, आगे क्यूआर कोड है तो कोड भी लिख सकते हैं, क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्यूआर कोड कैसा होता है? सवाल बनता है एग्जाम में, 2D होता है। क्यूआर कोड में टोटल कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? 7089 कैरेक्टर हो सकते हैं। क्यूआर कोड कैसा होता है? 2D होता है। ये भी याद रखना है, ये भी पूछता है पेपर में। अगला सवाल है और इसमें पूछा है आधार सक्षम प्रणाली भुगतान, जिसे AEPS कहते हैं, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम कहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका क्या उद्देश्य है? जवाब दो। ठीक है भाई, इसका उद्देश्य क्या है? तो यहां पर कैश डिपॉजिट करना इसका उद्देश्य है, विदड्रॉल यूजिंग आधार, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, ATM कार्ड वेरिफिकेशन। तो भाई आप यहाँ पर आधार के थ्रू ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो, विड्रॉल भी कर सकते हो आधार के थ्रू, पैसे डिपॉजिट भी कर सकते हो, आप यहाँ पर अपना अकाउंट भी ओपन कर पा सकते हो, और ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री वगैरह ये सारा काम यहाँ पर AEPS के माध्यम से हो सकता है। यानी केवल आपको बैलेंस की इंक्वायरी करनी है तो भी कर सकते हो। तो आपने देखा होगा जो छोटे छोटे ग्राहक सेवा केंद्र होते हैं, वहाँ जाकर अपना अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं, और वहाँ पर फिर आपसे आधार नंबर लिया जाता है और वहाँ पर फिंगरप्रिंट आपको यूज़ करना होता है।
और उसके बाद फिर जब भी पैसे निकालते हैं तो आधार नंबर बताइए, बैंक का नाम बताइए और फिंगर जो थंब इम्प्रेशन है वो यूज करके आप पैसे निकाल सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो वो सिस्टम कौन सा है? वो सिस्टम AEPS वाला है। इसे आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोबाइल पेमेंट ऐप? इसमें से कौन सा एक मोबाइल पेमेंट ऐप नहीं है? कौन सा एक मोबाइल पेमेंट ऐप नहीं है, ये सवाल है। तो बताओ इसमें से कौन सा एक मोबाइल पेमेंट ऐप नहीं है? जवाब क्या होगा भाई? एक्सेल यहाँ पर नहीं है। सभी के सभी मोबाइल पेमेंट ऐप हैं, बट एक्सेल हमारा मोबाइल पेमेंट ऐप नहीं है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? एक्सेल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि भुगतान के लिए कौन सी विधि स्कैनिंग का उपयोग करती है? भुगतान के लिए कौन सी विधि है जो स्कैनिंग का प्रयोग करती है? बताओ कौन सी ऐसी विधि है जो स्कैनिंग का प्रयोग करती है? इसमें देखो आप QR कोड हो जाएगा। ठीक है, QR कोड ही स्कैन किया जाता है। QR का मतलब ही हम आपको समझा ही चुके हैं। अगला सवाल है डिजिटल वॉलेट शब्द का क्या मतलब होता है? डिजिटल वॉलेट से आप क्या समझते हैं? डिजिटल वॉलेट से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अब फिजिकल वॉलेट नहीं हो सकता है, ऑनलाइन मनी स्टोरेज, चेक सिस्टम, सेविंग अकाउंट। तो डिजिटल वॉलेट का यहाँ मतलब आप समझ सकते हैं बी ऑप्शन से, एक ऑनलाइन मनी स्टोरेज है जहाँ पर आप पैसा ऑनलाइन स्टोर करवा सकते हो। पैसे आपको अगर अपने वॉलेट में रखने हैं, जो फिजिकल वॉलेट आपके पास है, जो आपके पास वटुआ या पर्स जिसे कहते हैं, बट वो पर्स में पैसे ना रख करके आप क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन ऑनलाइन किसी वॉलेट में रखते हैं, तो वो आपका एक डिजिटल वॉलेट कहलाता है। IMPS स्टैंड्स फॉर, यानी कि IMPS का क्या मतलब होगा, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो 13 का ऑप्शन पहला था इमीडिएट पेमेंट सर्विस। भारत में डिजिटल भुगतान की नियामक संस्था कौन सी है? तो कौन सा इसमें सही जवाब हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहां पर पूछा है आपसे भारत में डिजिटल भुगतान की नियामक संस्था कौन सी है? तो सही जवाब क्या है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर कौन सा है आपका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा है कौन सा ऐप गूगल पे में मर्ज किया गया था? ऐसा कौन सा ऐप है जो गूगल पे में मर्ज कर दिया गया है? गूगल पे में मर्ज होने वाला ऐप कौन सा है? जवाब क्या होगा इसमें? गूगल पे में मर्ज होने वाला ऐप कौन सा है भाई? यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तेज। कौन सा ऐप था? तेज ऐप था जो गूगल पे में मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तेज यहाँ पर होगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन का जवाब आपको देना है और इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन दोहरी प्रमाणीकरण की व्यवस्था है? कौन सा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है? कौन सा दोहरी प्रमाणीकरण की व्यवस्था है? ठीक है, दोहरी प्रमाणीकरण की व्यवस्था है, प्रमाणीकरण। तो यहां पर आपका पासवर्ड प्लस OTP करेक्ट आंसर बन जाएगा। फिर पूछा है कि NEFT की तुलना में UPI का मुख्य लाभ क्या है? NEFT की तुलना करें अगर UPI से, तो UPI का मुख्य लाभ क्या है? वर्क्स ओनली इन बैंक, रिक्वायर्स फिजिकल प्रेजेंस, रियल टाइम एंड 24/7। तो ये रियल टाइम में आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है UPI के साथ निम्न में से क्या जोड़ा जा सकता है? आधार ओनली, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड बैंक अकाउंट और पैन कार्ड ओनली। तो UPI के साथ में क्या जोड़ा जा सकता है? ठीक है, करेक्ट आंसर यहां पर देना है UPI के साथ में क्या जोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने और यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? मोबाइल नंबर एंड बैंक अकाउंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। फिर कह रहा है डिजिटल फाइनेंस में फिशिंग क्या है? अगर हम फिशिंग की बात करें तो इसको क्या बोलेंगे? एक प्रकार का फ्रॉड होता है। अ फ्रॉड अटेम्प्ट टू स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन, एक ऐसा फ्रॉड किया जाता है जिससे कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराई जा सके, है ना? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
यहाँ पर आपसे पूछा है कि संपर्क रहित भुगतान क्या क्या मतलब होता है। संपर्क रहित भुगतान का मतलब क्या हो सकता है? पेमेंट थ्रू चेक, पेमेंट मेड ऑनलाइन, पेमेंट बाय सिग्नेचर, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। अगला सवाल है, संपर्क रहित कार्डों में से किस तकनीक का उपयोग होता है? विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स? क्यूआर या फिर एनएफसी, ओटीपी, बारकोड में से क्या होगा 21 का करेक्ट आंसर? बताइए, सही जवाब कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। तो यहाँ पर इसमें क्या टेक्निक यूज होती है? तकनीक पूछा है ना। संपर्क रहित कार्डों में किस प्रकार की तकनीक यूज होती है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन इसे बोलते हैं, एनएफएससी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, एनएफसी। करेक्ट आंसर फिर आपका यहाँ बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, ओटीपी किसके लिए उपयोग किया जाता है? ओटीपी का इस्तेमाल किसके लिए होता है? ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड, पासवर्ड चेंज करने के लिए, अकाउंट ओपन करने के लिए, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन के दौरान आपकी पहचान का वेरिफिकेशन करने के लिए इसका यूज होता है। व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ एईपीएस? जो एईपीएस है, जिसे आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम कहते हैं, इसका मेन बेनिफिट क्या है? ठीक है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का मेन बेनिफिट कौन सा है? तो इसका मेन बेनिफिट क्या होगा? वर्क्स विदाउट इंटरनेट, ठीक है, ओनली फॉर क्रेडिट कार्ड, अलाउज बैंकलेस पीपल टू विदड्रॉ, यूज्ड फॉर टैक्सेशन। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। फिर पूछा है, यूपीआई पंजीकरण के लिए पंजीकरण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? यूपीआई पंजीकरण के लिए, यूपीआई के लिए क्या आवश्यक नहीं है? मोबाइल नंबर नहीं है, एटीएम डेबिट कार्ड नहीं है, बैंक अकाउंट ईमेल आईडी नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है? ईमेल आईडी नहीं है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ईमेल आईडी की आवश्यकता नहीं है, मोबाइल नंबर होना चाहिए, डेबिट कार्ड होना चाहिए और बैंक अकाउंट पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीसीआई? आपको क्या बताना है? एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? एनपीसीआई का मतलब होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या होता है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। और एनपीसीआई जो है, इसको कब लाया गया? एनपीसीआई का शुरुआत कब हुई? 2008 में हुई। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पहला हो जाएगा। ऑनलाइन लेन देन के लिए सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है? ऑनलाइन लेन देन के लिए सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है? पब्लिक वाईफाई, प्राइवेट नेटवर्क विद ओटीपी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यही आपका सही जवाब है। वर्चुअल डेबिट कार्ड क्या है? व्हाट इज वर्चुअल डेबिट कार्ड? अ फिजिकल प्लास्टिक कार्ड, कार्ड इश्यूड बाय स्कूल, अ डिजिटली या डिजिटल ओनली वर्जन ऑफ डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड का कौन सा वर्जन जो डिजिटल है, फिजिकल नहीं? अब ये डिजिटली आ गया है, तो डेबिट कार्ड का डिजिटल वर्जन आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड कहलाता है। डिजिटल बैंकिंग में एम पिन क्या है? मोबाइल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, मास्टर पर्सनल आईडी नंबर, मैसेजिंग पिन या नन ऑफ द अबव। तो इसमें भी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सरकार समर्थित ई वॉलेट है? कौन सा एक सरकार समर्थित ई वॉलेट है? अब इसका जवाब क्या होगा? तो सही जवाब यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी मैप। अधिकांश बैंकों के अनुसार प्रति यूपीआई लेन देन की अधिकतम सीमा क्या है? मैक्सिमम जो सीमा है वो बताना है, यूपीआई से अधिकतम कितना ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। तो एक दिन में अधिकतम ट्रांजैक्शन 1 लाख रुपए का हो सकता है। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? क्या पूछा है इसमें से? कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? अब इसमें से देखो, विंडोज है, लिनक्स है, ओरेकल है, मैक ओएस है, तो कौन सा नहीं है? ओरेकल ही नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, आपका राइट आंसर कौन सा है? ओरेकल है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? डॉक्यूमेंट टाइप करना, रिसोर्स मैनेजमेंट करना, पिक्चर एडिट करना, प्रिंटिंग करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ही है पूरे सिस्टम को ऑपरेट करना, रिसोर्स मैनेजमेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 33 में कह रहा है, लिनक्स किसका उदाहरण है? लिनक्स किसका एग्जाम्पल है? आप सब जानते हैं लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट किस प्रकार का है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है।
यहाँ पूछा है 34 में, कौन सी मेमोरी डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करती है? कौन सी मेमोरी ऐसी है जो डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करती है? रैम, रोम, कैश या रजिस्टर? कौन सी मेमोरी डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करती है? तो भाई डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करना है तो रोम होगा, और इसके अंदर भी डेटा वो नहीं होगा जो आप सब तैयार करते हैं। इसके अंदर भी डेटा जो रहता है वो परमानेंट रहता है, बट यहाँ पर एक बायोस नाम का प्रोग्राम होता है, वो स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी अगर आपका पर्सनल डेटा है तो वो आप अपने हार्ड डिस्क में रख सकते हैं, पेन ड्राइव में रख सकते हैं, एसएसडी में रख सकते हैं। 35 में कह रहा है GUI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? GUI का क्या मतलब होता है? GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के नाम से इसको जानते हैं। वेब ब्राउजिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? वेब ब्राउजिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है? तो भाई वेब ब्राउजिंग करना है तो वहां पर प्रोटोकॉल कौन सा होगा? ऑप्शन बी, HTTP, HTTPS ये हो सकता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि URL का पूरा नाम क्या होता है? URL से आप क्या समझते हैं? तो URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा आपका राइट आंसर। ईमेल में संदेश प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? ईमेल में संदेश प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? संदेश को प्राप्त करना है तो यहाँ पर POP3 काम करता है, POP3 या फिर IMAP। www का क्या मतलब होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी, वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा? अगर आपने ऑप्शन सी सिलेक्ट किया है तो एकदम ठीक आंसर दिया है। अगला सवाल है, व्हाट डज ISP स्टैंड फॉर? ISP का मतलब क्या होता है? ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ UPI ऐप? निम्न में से कौन UPI ऐप है? कौन सा एक UPI ऐप है? पेटीएम, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, व्हाट्सएप? UPI ऐप की बात करें तो यहाँ पर पेटीएम हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। UPI का पूरा नाम क्या होता है? UPI का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बताइए। तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इसका मतलब पहला ही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन डिजिटल वॉलेट नहीं है? कौन सा एक डिजिटल वॉलेट नहीं है? भीम, गूगल पे, फोन पे, SBI, पासबुक नहीं होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। इनमें से कौन, विच ऑफ दीज इज यूज्ड फॉर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन? इनमें से कौन दोहरी प्रमाणीकरण की व्यवस्था है? थोड़ा सा यहाँ पे एरर है। दोहरी प्रमाणीकरण की व्यवस्था अगर आप देखें तो इसमें से कौन सा है? OTP है भाई। OTP आता है जब भी आप लॉगिन करते हैं कहीं पर, तो फर्स्ट प्रमाणीकरण में आपने यूजर ID पासवर्ड डाला, उसके बाद दूसरा OTP आपके पास आएगा। AEPS का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आधार बेस्ड पेमेंट के लिए AEPS का यूज किया जाता है। UPI लेन देन के लिए इनमें से क्या अनिवार्य है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार नंबर, पैन कार्ड। UPI लेन देन के लिए इनमें से क्या आवश्यक है? तो इसमें 46 में जवाब देना है, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फटाफट से आंसर दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा? देखो, कह रहा है कि UPI लेन देन के लिए इनमें से क्या आवश्यक है। जब भी आप UPI लेन देन करते हैं या UPI जब आप तैयार करते हैं, बनाते हैं, तो वहाँ पर डेबिट कार्ड होना अनिवार्य है। UPI का जब सेटअप करते हैं तो UPI का सेटअप करने के लिए डेबिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, तभी उसका पिन वगैरह जनरेट कर सकते हैं। सो ऑप्शन पहला हो जाएगा डेबिट कार्ड। अगला सवाल है, भीम ऐप किस संस्था ने लॉन्च किया है? भीम ऐप किसने लॉन्च किया है? तो NPCI ने लॉन्च किया है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। UPI ट्रांजैक्शन की दैनिक सीमा कितनी है, क्या है? दैनिक सीमा क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर कह रहा है कि इसमें से कौन साइबर सुरक्षा उपाय नहीं है? कौन सा एक साइबर सिक्योरिटी उपाय नहीं है? फिशिंग नहीं है, ऑप्शन सी है, बाकी सारे हैं। IMPS स्टैंड फॉर, IMPS से आप क्या समझते हैं? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस आपका IMPS का
फुल फॉर्म या मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही रखेंगे। यहाँ पर 50 प्रश्नों को हमने शामिल किया था आज की इस क्लास में, और इसका जो सही आंसर है वो पहला है, ऑप्शन फर्स्ट। बाकी आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इस क्यूआर को स्कैन कर लीजिएगा, तो यहाँ से आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं। और जो हमने अभी टैली प्राइम का एक बैच निकाला था आप सबके लिए, क्योंकि बहुत बच्चों की डिमांड आ रही थी, सर मुझे टैली सिखा दीजिए, तो टैली प्राइम के क्लासेस चल रहे हैं। वीओडी क्लास डेली एक अपलोड की जाती है। टोटल आपके 10-11 क्लास अपलोड हो चुके हैं, और इसमें हमने कहा था कि आप इसे 199 में ही ले पाएंगे, तो 199 अभी डिस्काउंट के साथ ये बैच आपको मिल रहा है। वैसे इसका प्राइस 999 है, लेकिन अभी मात्र 199 रुपये का ये बैच है आपके लिए। और इसमें बहुत आसान भाषा में हम आपको टैली सिखा रहे हैं। एक्चुअल में टैली में कैसे वर्क करती हैं वो सब चीज़ें प्रैक्टिकली हम सीख रहे हैं। हमने ये भी बोला था कि जो बच्चे चाहते हैं कि टैली कोर्स कर लिया, उन्होंने 199 का कोर्स ले लिया, अब उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो वो सर्टिफिकेट अगर चाहते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 15 दिसंबर थी। तो आप 15 दिसंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। जो 3 मंथ का टैली का कोर्स है उसका रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 350 रुपये लगेगा। 350 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन फीस है ओनली। तो 350 रुपये में पूरा टैली का कोर्स आप 3 मंथ का कर सकते हैं, जिसका सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा, और इसे कहीं भी लगा सकते हैं। वो सर्टिफिकेट आपका वैलिड होगा, ISO सर्टिफाइड होगा, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होगा, ऑनलाइन वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ आप वहाँ पर कर पाएंगे। जब आप ऑफलाइन करते हैं तो लगभग यही कोर्स टैली का 5,000 से 6,000 7,000 के रुपए बीच में ये वैरी करता है अलग अलग इंस्टीट्यूट में, बट लगभग इतना फीस रहता है टैली का। और उस टैली कोर्स को मात्र 350 रुपये में ही आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनको भी करना है आप सभी CCC वाईफाई स्टडी मोबाइल ऐप पर जाइए और वहाँ से इस टैली कोर्स को आप एनरोल कर लीजिएगा। कोई भी समस्या आती है एनरोल करने में, समझ नहीं आता है कैसे बाय करना है, क्या नहीं करना है, तो कुछ नहीं करना, आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा 9452299436, तो हम यहाँ से ही आपका बैच एक्टिवेट करवा देंगे। ठीक है, और पेमेंट के लिए फिर आप QR पर पेमेंट डाल सकते हैं, तो बैच आपका यहीं से एक्टिवेट हो जाएगा। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, नहीं तो ऑप्शन सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। आप जैसे ही ऐप को लॉगिन करेंगे, पेड कोर्स में जाएंगे, वहाँ पर आपको बैच दिखेगा, वहाँ से बैच को आप बाय कर सकते हैं। ठीक, फिर भी कोई समझ नहीं आ रहा तो नंबर दिया हुआ है, इस पर आप बात कर सकते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।